अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करना है। चैप्टर नंबर 7 जिसको हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जिसका नाम है, इसके तमाम टॉपिक्स जो हैं उसको हमने कवर किया है। और उसके बाद अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इनको आज आपको हल करने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। और ज़्यादातर बच्चों के एमसीक्यूज़ गलत होने की वजह भी आपको बताएंगे कि कौन सी आप एक ऐसी गलती करते हो जिससे आपका एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है। और एमसीक्यूज़ को हल करने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपके तमाम एमसीक्यूज़ ठीक होंगे और आप एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ जो भी होगा उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड किया करेंगे। अब कोई भी एमसीक्यूज़ के गलत होने की एक वजह यह भी होती है कि हम एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट जो होती है उसको अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाते, हम सही तरह से उसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप जो आपको चॉइस होती दी उसमें से आप गलत को टिक कर बैठते हो और आपका एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने कोई भी एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट को आपने ध्यान से रीड करना है। तो देखते हैं जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशंस। ऑप्शन ए उसने दिया सॉलिड, ऑप्शन बी उसने दिया लिक्विड, ऑप्शन सी उसने दिया गैस, ऑप्शन डी उसने दिया प्लाज्मा। अब उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी पोजीशन जो है उसको लीव नहीं करते, यानी अपनी जगह को नहीं छोड़ते। हमने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ी थी, लिक्विड और सॉलिड और गैस। और वहां पे हमने आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और अपनी मेन पोजीशन जो होती है उसके इर्द गिर्द ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसलिए इसमें से जो बेस्ट चॉइस इसकी है वो ए है जो कि सॉलिड है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर। ए सॉलिड। अब एमसीक्यूज जब भी आपने उसकी स्टेटमेंट पढ़ ली है, एमसीक्यूज को आपने टिक कर लिया है, आपने सही एमसीक्यूज लगा लिया है, तो इससे एमसीक्यूज को करने से पहले आपने काम करना है, आपने पूरे चैप्टर जो है उसको अच्छी तरह से रीड करना है। पूरे चैप्टर की थ्योरी जो है उसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना होता है। एक एक लाइन बुक की जो होती है उसको आपने अच्छी तरह से रीड करना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यूज इस वजह से गलत कर लेते हैं क्योंकि जो एमसीक्यूज उन्होंने सॉल्व करना होता है, जिसकी स्टेटमेंट वो पढ़ रहे होते हैं, वो असल में उन्होंने जब टॉपिक कवर किया होता है तो तब उसको ध्यान से उनकी टॉपिक की लाइंस को, उस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं होता, जिस वजह से आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना। आपने जब भी एमसीक्यूज को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो थ्योरी होती है उसको कंप्लीटली ध्यान से आपने जो चैप्टर की एक एक लाइन है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपका कभी भी कोई एमसीक्यूज जो वो गलत नहीं होगा। तो देखते हैं दूसरा एमसीक्यूज जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है। एमसीक्यूज नंबर 2 की कहता है विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। आपने बताना है कि कौन सा सब्सटेंस इन सब में से हल्का है। ऑप्शन ए उसने दिया कॉपर, ऑप्शन बी उसने दिया मरकरी, और ऑप्शन सी उसने दिया एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी जो है उसने क्या दिया, वो लेड दिया है। तो उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो थे उनकी डेंसिटीज़ के बारे में हमें बताया था। इसका साइड पे एक टेबल मौजूद है बुक में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। तो इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि किस सब्सटेंस की जो है वो डेंसिटी जो है वो कम है। तो एल्यूमिनियम जो है उसकी डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब में 2700 है। और अगर हम कॉपर की देखें तो कॉपर की 8900 है। और इसी तरह से अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी जो है उसकी 13600 है। और उसके बाद लेड जो है, लेड की अगर डेंसिटी इन केजी मीटर पर क्यूब में देखें तो लेड की डेंसिटी है 11200। तो इसका मतलब इन सब में से डेंसिटी जो कम है वो एल्यूमिनियम की है 2700।
तो ये डेंसिटी वाले टॉपिक में भी हमने आपको चीज़ बताई थी कि किस तरह से हमें पता चलता है कौन सी चीज़ हल्की है कौन सी भारी है। तो आप उस टॉपिक की वीडियो को डेंसिटी जो है उसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन, जो बेस्ट चॉइस है वो सी है, जो कि एल्यूमिनियम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी, एल्यूमिनियम इसका आंसर है सही। चलें जी, तो अब हम एमसीक्यूज नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कहता है ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। आपने बताना है ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर जो कि पास्कल है वो किसके बराबर होता है। तो प्रेशर की वीडियो को देखिएगा, वहां पे हमने इसको बकायदा इसकी डेरिवेशन करके बताई हुई है कि किस तरह से इसका यूनिट जो है वो पास्कल किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन इसने दिए हैं हमें, ए ऑप्शन उसने दिया 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बी ऑप्शन उसने दिया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और सी ऑप्शन उसने दिया 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, डी ऑप्शन उसने दिया है कि 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो थर्ड ऑप्शन में उसने पूछा यह है कि ऐसी यूनिट ऑफ प्रेशर जो कि पास्कल है वो किसके बराबर होता है। हमने प्रेशर का जो टॉपिक किया था वहां पे हमने प्रेशर का फार्मूला निकाला था कि प्रेशर P इज इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें पता है इस चीज़ का कि फोर्स जो है हम न्यूटन में लेते हैं और एरिया जो होता है वो मीटर पर सेकेंड, एरिया जो वो मीटर पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूटन और ये मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। अब हमें पता है कि ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर जो है पास्कल है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पास्कल है वो बराबर आ गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा बी ऑप्शन, जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, थर्ड एमसीक्यूज का। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे कि इसका जो बेस्ट चॉइस है वो बी है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आपको निकाल के दिखाया है कि पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम एमसीक्यूज नंबर जो है 4 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या था, हमने ये टॉपिक भी कवर किया था। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि बैरोमीटर जो है इसको हम इसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि एक बैरोमीटर का काम क्या होता है। तो बैरोमीटर जो है बेसिकली एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेयर करने वाला आला होता है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो मेयर करने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे हमने इसको बताया भी था आपको कि वहाँ पे हमने जो बैरोमीटर लिया था और उसमें हमने ये चीज़ बताई थी कि बैरोमीटर जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर वाटर वाला आप बनाना चाहते हो। तो एट जो सी लेवल पे हमने वर्टिकली हाइट ऑफ वाटर कॉलम वुड भी हमने देखा था वो निकालने का तरीकाकार, तो वो हमारे पास था 0.76 हमारे पास थी, यानी ये सेंटीमीटर को मीटर में हमने कवर किया था। जब हमने मरकरी को उसको उल्टा करके ट्यूब के अंदर रखा था तो उस टाइम हमारे पास जो उसके स्केल पे रीडिंग आ रही थी वो 0.76 हमारे पास रीडिंग आ रही थी। और मरकरी जो है वो वाटर से कितना डेंसर है, मरकरी 13.6 टाइम डेंसर देन अ वाटर, और इससे हमने उसको क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 10.34 मीटर। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उसने कहा है कि 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 में उसने कहा है, बी में कहा है कि 1 मीटर है, और ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें कहा है 2.5 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी में उसने कहा कि वो 11 मीटर है। तो अब इसमें से जो बेस्ट चॉइस है, अब देखिए 10.34 है, तो इसका मतलब जो अप्रॉक्सीमेटली हमने उसकी लेंथ रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर, यानी पानी वाला बैरोमीटर जो आपने बनाना है, तो उसके लिए उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है वो डी ऑप्शन इसका सही है, जो कि 11 मीटर होने चाहिए। तो इस तरह से 11 मीटर जो है ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। एमसीक्यूज नंबर हम 5 जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था आर्शिमिदस प्रिंसिपल में
व्हेन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर हम पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो पानी उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। वो जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो वेट ऑफ द लिक्विड दैट इट डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट उसके बराबर लगती होती है। तो इसका मतलब अब इसके एमसीक्यूज हैं। ए में उसने कहा कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बी ऑप्शन उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, सी ऑप्शन उसने कहा मैस ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है और डी ऑप्शन उसने कहा कि नन ऑफ दीज है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि अर्शिमिदिस प्रिंसिपल हमें स्टेट क्या करता है। अर्शिमिदिस प्रिंसिपल बताता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। और हमने ये प्रूव भी करके दिया था अर्शिमिदिस प्रिंसिपल के थ्रू कि F इज इक्वल टू W होता है, कि जो फोर्स अपथ्रस्ट लगती है वो W वेट के बराबर होती है जो वो डिस्प्लेस करता है। तो इस तरह से इसका जो एमसीक्यूज नंबर 5 का सही आंसर है वो ए है। ए ऑप्शन इसका सही है जो कि है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है जी। तो अब हम एमसीक्यूज नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में जो स्टेटमेंट है वो कहता है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। अब मैंने पहले भी बोला आपको कि आपने एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है उसको अपने ध्यान से रीड करना होता है ताकि आपको पता चले वो पूछ क्या रहा है इस एमसीक्यूज के अंदर। तो अब इसने पूछा द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो किसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। ए ऑप्शन उसने कहा कि पास्कल लॉ के मुताबिक, बी ऑप्शन उसने कहा हुक्स लॉ, सी ऑप्शन उसने कहा कि अर्शिमिदिस प्रिंसिपल और डी ऑप्शन उसने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब पास्कल लॉ में तो हम प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट लिक्विड पे करते थे और वो बगैर किसी कमी के तमाम अतराफ में मसावी इक्वल ट्रांसमिट होता था। तो इसका मतलब पास्कल लॉ नहीं है। हुक्स लॉ में हमने बताया था कि स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जब भी किसी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बाय अप्लाइंग स्ट्रेस तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन उसने कहा अर्शिमिदिस प्रिंसिपल, और विद द हेल्प ऑफ अर्शिमिदिस प्रिंसिपल हमने आपको बताया था कि अर्शिमिदिस प्रिंसिपल के थ्रू हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमने फाइंड करके भी आपको दिखाई थी। तो इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो सी ही होगा क्योंकि अर्शिमिदिस प्रिंसिपल के थ्रू हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। डी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, वो तैरने का असूल है कि अपथ्रस्ट फोर्स वेट के बराबर लगती है, तो ये अलग से है। लेकिन सी ऑप्शन इसका सही है जिससे हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और हमने ये तरीकाकार भी आपको बताया था कि डी इज इक्वल टू होता है रो W1 ओवर W1 माइनस W2 के तरीकाकार से हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वीडियो की हुई है। आप उस टॉपिक को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो 6 का है वो सी है, अर्शिमिदिस प्रिंसिपल। हम यहां पे लिख देते हैं इसको। अर्शिमिदिस प्रिंसिपल। तो इसका मतलब इसका सही एमसीक्यूज का आंसर जो है वो सी अर्शिमिदिस प्रिंसिपल है। अब एमसीक्यूज नंबर जो 7 है उसकी स्टेटमेंट को हम ध्यान से रीड करते हैं। तो इसमें है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ए ऑप्शन उसने दिया कि स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, बी ऑप्शन उसने दिया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, सी ऑप्शन उसने दिया स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी ऑप्शन उसने दिया है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हमने हुक्स लॉ के मुताबिक इस चीज के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्ट्रेन होती है। हुक्स लॉ के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगर हमें स्ट्रेस मालूम करनी हो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू आता था कांस्टेंट
मल्टीप्लाई स्ट्रेन। अब ये कांस्टेंट जो है यही हुक्स लॉ है, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इसका जो एमसीक्यूज होगा जिसमें लिखा होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो सही ऑप्शन है। और वो ऑप्शन है बी, जिसमें इसने बताया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसलिए एमसीक्यूज नंबर जो 7 है इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, जो कि हमारे पास है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एमसीक्यूज नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज नंबर 8, 9 और 10 जो उसने दिए हुए हैं उससे पहले उसने कुछ ग्राफ बनाए हैं, उसने 4 ग्राफ बनाए हैं और ऊपर स्टेटमेंट दी है और हर किसी में अलग से चीज़ें पूछी हैं उसने। जो एमसीक्यूज नंबर 8, 9 और 10 वाला है, तो इसको अब हम देखते हैं। इसका सबसे पहले हम जो है ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद इसको हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। तो इसमें ग्राफ जो हमारे पास है, कहता था फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ अ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो फ्रॉम ए टू एक्स। यानी कि आपने वी ट्रिपल आई टू एक्स है, यानी 8वें एमसीक्यू से 10 एमसीक्यूज तक आपने बताने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। तो ग्राफ जो ए उसने बनाया है, इसमें फोर्स है उसको एक्सिस पे लिया हुआ है और एक्सटेंशन यानी उसकी जो लंबाई होती है वो उसने वाई एक्सिस पे ली हुई है। और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का उसने दिखाया यहाँ पे। तो इसी तरह से जो हमारे पास बी है, इसका ग्राफ जो है वो भी ज़रा देख लें। फोर्स यहाँ पे है और ये थोड़ा ऐसे, ये दोबारा से बनाते हैं इसको, ये थोड़ा ऐसे बनाया है उसने और यहाँ पे एक्सटेंशन लिखी है। सी जो ऑप्शन इसका है, यानी सी वाला ग्राफ जो इसका है, एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे ये है, फोर्स इधर ही है और ये पैरेलल टू फोर्स उसने लाइन लगाई हुई है। डी ऑप्शन में उसने जो ग्राफ बनाया वो भी ज़रा देख लें। अब डी ऑप्शन में फोर्स इधर ली हुई इसने और एक्सटेंशन एक्सिस पे ली हुई है और हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये कुछ इस टाइप से लगाई हुई है। तो ये 4 ग्राफ उसने दिए हैं, हमें 4 ग्राफ उसने दिए हैं। ये लाइन ज़रा हम इसको फिर से लगा लेते हैं सही करके, तो टेढ़ी लग गई हमसे, ये जी सॉरी। तो अब ग्राफ ए में उसने देखें फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान उसने एक ग्राफ ड्रा किया है। ये भी एक्सटेंशन के दरमियान, फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान ही है। ये भी फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान है, ये भी फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान ही है। अब 8 वाला जो एमसीक्यूज है इसमें कहता है विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। हुक्स लॉ का टॉपिक हमने किया हुआ बड़ी डिटेल में बताया था और साथ में एक्टिविटी भी करके दिखाई थी। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको हुक्स लॉ की समझ आएगी। तो ये ग्राफ भी आपको समझ आ जाएंगे कि ग्राफ में ये लाइन इस तरह से क्यों लगी हुई है, इस तरह से ये पैरेलल लाइन है, ये ऐसे लाइन है। तो ये सबका मकसद आपको समझ आ जाएगा कि लगाई क्यों हुई है। अब हुक्स लॉ में अगर हम देखें तो हुक्स लॉ में हमारे पास फोर्स और एक्सटेंशन ऐसे ही होती हैं, लेकिन ये लाइन जो होती है ये डिपेंड कर रही होती है, फोर्स और एक्सटेंशन जो है उनके रिलेशन पे डिपेंड कर रही होती है, किस टाइप का रिलेशन है, उस लिहाज से ग्राफ बनता होता है। अब पैरेलल तरीके से ग्राफ होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है फोर्स जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ में इजाफा नहीं हो रहा। फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 4 की फोर्स लगती जा रही है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं हो रही। लेकिन अगर हुक्स लॉ में देखें तो फोर्स जो होती है वो एक्सटेंशन यानी लंबाई के, जो लंबाई में इजाफा हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हमारे पास F इज इक्वल टू KX का फार्मूला, आप 10th में जाके भी इसको देखोगे हुक्स लॉ को, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X होता है। तो अगर फोर्स बढ़ रही है तो इससे एक्सटेंशन में भी फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन एक्सटेंशन इसने कहा कि वो नहीं, इजाफा ही नहीं हो रहा उसमें। तो इसका मतलब ये जो
ग्राफ है विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ वाला जो 8 एमसीक्यूज है, इसमें सी वाला सही है, यानी कि ये ग्राफ जब हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसका सही ऑप्शन हम लिख देते हैं यहां पे कि सी है, 8 वाला जो है इसका सही ये सी वाला, जो कि ग्राफ हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये ग्राफ भी हम यहां पे बना देते हैं आपके आसानी के लिए। तो ये ग्राफ हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। 9 वाले एमसीक्यूज में कहता है विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ स्प्रिंग कांस्टेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब अब हमारे पास अगर इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में देखें तो वैल्यूज थोड़ा बहुत इनमें फर्क आएगा, लेकिन ये वाला ग्राफ तो है ही नहीं ना इसमें, क्योंकि ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो अब डी वाला जो रह गया हमारे पास, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो यकदम से यानी एकदम से ज्यादा हुई है, फोर्स हमारे पास यहां पे कम है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट देने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन जो 9 वाले का है वो डी है। और इसका ग्राफ भी हम यहां पे बना देते हैं आपको। ये फोर्स है और यहां पे एक्सटेंशन है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें देगा, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा। या आप ये कह लें कि वैल्यूज में डिफरेंट आ रहा है, यानी कि अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बाय स्ट्रेस अप्लाई करने से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करें उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ कमी हो रही है उसमें, तो इसलिए उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू इस ग्राफ के अंदर है। 10 वाले में जो हमारे पास है, 10 वाले जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है विच ग्राफ कहता है गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू देगा। तो इसमें जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा है ये तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो होता ही नहीं है, ये है ही नहीं है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है, और ये ग्राफ ही मतलब हमारे हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसका मतलब इन दोनों में से तो कोई नहीं है। कंफ्यूजन इस ग्राफ और इस ग्राफ में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ देखें ऐसे जा रहा है, यानी इंक्लाइन टू फोर्स है, और ये ग्राफ हमें बता रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी जितना फोर्स में इजाफा हो रहा है उसी लिहाज से एक्सटेंशन हो रही है। इस वाले ग्राफ में अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा ग्राफ थोड़ा ऊपर को है, ये लाइन जो है ये थोड़ी ऊपर को है, लेकिन इसमें थोड़ी नीचे को है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है फोर्स का एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये लार्जेस्ट वैल्यू यानी सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए हमारे पास 10 वाली एमसीक्यूज का वो सही है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, और इसका हम यहाँ पे ग्राफ भी बना देते हैं। फोर्स है और ये हमारे पास एक्सटेंशन है। तो इस तरह से एमसीक्यूज नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो ए, ये भी हमने आपको बता दिया। तो एमसीक्यूज जो हमने आज की हैं 1 एमसीक्यू से लेकर 10 तक के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उसके एमसीक्यूज को आपको हल करके हमने बताया, और साथ में उनके कुछ एमसीक्यूज की जो है वो रीज़न भी बताएंगे आपको कि क्या रीज़न है, किस वजह से आंसर ये आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने एमसीक्यूज को तो आज कवर कर ही लिया है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमसीक्यूज जो आपके गलत होते हैं इसकी वजह ये होती है कि आप स्टेटमेंट को एमसीक्यूज की जो होती है उसको ध्यान से रीड नहीं करते, आप जल्दी में एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट जो होती है उसको ध्यान से पढ़ना होता है। आपने देखना होता है कि इस एमसीक्यूज के अंदर उसने पूछा क्या है। जब आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें से सही एमसीक्यूज कौन सा होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर औकात रट्टा लगा लेते हैं, रट्टा लगाते हैं। अब स्टेटमेंट अगर थोड़ी बहुत भी चेंज हो जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और एमसीक्यूज वही लगाता है रट्टे वाला ही, तो जिससे उसका ऑप्शन जो है वो गलत लगाता है और एमसीक्यूज गलत हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपने एमसीक्यूज को हल करना होगा तो आपने उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा, आपको अच्छी तरह से स्टेटमेंट को समझना होगा कि इस एमसीक्यूज में पूछना क्या चाह रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत ही अहम बात जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं कि आपने जिस भी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज करने होते हैं उस टॉपिक को लाजमी रीड किया करें, उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा करें। जैसे भी हमारा चैप्टर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो इसमें क्या है कि आपने
इस चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से रीड करना है। आपने एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि इस लाइन में क्या पूछा है, इस लाइन में क्या बताना चाह रहा वो। तो उसको जब अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो आपके जब एमसीक्यूज की बारी आएगी, यानी जब आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आपके एमसीक्यूज 100%, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बात, कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो वो सही होंगे और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। यानी एमसीक्यूज में ये मिस्टेक आपने हरगिज नहीं करनी कि आप एमसीक्यूज एक की बजाय 2 पे टिक नहीं करना आपने। यानी अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, जैसे फॉर एग्जांपल समझे ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं 2 एमसीक्यूज पर टिक कर देते हैं, तो जिससे आपका एमसीक्यूज, बेशक आपने सही आंसर भी लगाया हुआ अंदर, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्क कट जाएगा और आपका एमसीक्यू जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना। एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स हासिल करने का मैंने आपको तरीकाकार भी बताया, और बेहतरीन तरीके से आप एमसीक्यूज को कैसे हल कर सकते हो, कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।